बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज बिहेवियर साइंस। तो आज के इस वीडियो में हम बिहेवियर साइंस के सेक्शन ए को स्टार्ट करने वाले हैं। एक तरफ से हमने सेक्शन सी को स्टार्ट किया हुआ, एक तरफ से हमने सेक्शन ई को स्टार्ट किया हुआ था। तीनों चीज़ों को एक साथ लेके चले गए। या मेरा दिल चाहता है कि सेक्शन बी को भी स्टार्ट ही कर दूँ, सेक्शन डी को भी स्टार्ट कर दूँ और सारी बी एस का मैं एक मलीदा बना दूँ अपने जहन में। तो स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए के। तो सेक्शन ए के अंदर कितने चैप्टर्स है अगर आप देखो तो सेक्शन ए के अंदर सबसे जो पहला चैप्टर है उस पहले चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू बिहेवियर साइंस। ओके, फिर इसके बाद ऐसे जैसे पहला चैप्टर तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, होलिस्टिक वर्सेस ट्रेडिशनल एलोपैथिक मेडिसिन। दूसरा चैप्टर है हेल्थ केयर मॉडल एंड देयर क्लिनिकल एप्लीकेशन है। अब हेल्थ केयर मॉडल तीन टाइप के होते हैं, बायो साइको सोशल मॉडल है। ओके, इसके बाद इंटीग्रेटेड मॉडल होता है और इसके बाद लास्ट में एक और मॉडल भी होना चाहिए जिसको बोलते हैं पब्लिक हेल्थ केयर मॉडल। तो ये चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 3 के अंदर जो इसका कुछ पार्ट्स आते हैं, नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन होती है। जो नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन होती है ये वाला टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें कम्युनिकेशन स्किल है, फिर इसके बाद काउंसलिंग है, इंफॉर्मेशनल केयर है, हैंडलिंग डिफिकल्ट पेशेंट एंड देयर फैमिलीज हैं। ओके, फिर इसके बाद ब्रेकिंग बैड न्यूज़ है। ओके, क्राइसिस इंटरवेंशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट है, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन है, एम्पैथी है। तो ये सब चीज़ें आ जाती है चैप्टर नंबर 3 के अंदर और फिर इन तीन चैप्टर को मिला के सेक्शन ए बन जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बिहेवियर साइंस के इंट्रोडक्शन को पढ़ लेते हैं। बिहेवियर साइंस एक वो स्टडी होती है जिसके अंदर आपने ह्यूमन बिहेवियर को देखना है। द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर थ्रू एन इंटीग्रेटेड नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी, न्यूरोसाइंस, सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी। यानी अगर आपने किसी बंदे के बिहेवियर को पढ़ना है और उसको बिहेवियर को पढ़ने के लिए आपने 4 प्रिंसिपल्स का यूज़ करना है। यानी बिहेवियर साइंस के अंदर मजीद 4 छोटी छोटी साइंस आ जाती है। पहला साइकोलॉजी, दूसरा न्यूरो साइंस आती है, तीसरा सोशियोलॉजी और चौथा एंथ्रोपोलॉजी होती है। और इन चारों को यूज़ करते हुए किसी भी ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी को बोलते हैं बिहेवियर साइंस। ओके, तो यहाँ पर 4 चीज़ें आ जाती हैं, साइकोलॉजी, न्यूरो साइंस, सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी। अब जो साइकोलॉजी और न्यूरो साइंस होती है जो कि यानी बिहेवियर साइंस के अंदर मजीद छोटी छोटी साइंस आ जाएगी, साइकोलॉजी, न्यूरो साइंस, सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी। जो इसमें साइकोलॉजी और न्यूरो साइंस होती है ये हमारे ह्यूमन माइंड की स्टडी को कंट्रीब्यूट करती है। तो जो यानी कितना कंट्रीब्यूशन आता है साइकोलॉजी या न्यूरो साइंस से, पहला कि हमारा ह्यूमन माइंड का स्टडी क्या है और वो क्या रोल अप्लाई करता है। ठीक हो गया। ओके, यानी इसके क्या क्या डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। तो उसकी ह्यूमन माइंड के स्टडी को और इसके फंक्शंस को या इसके रोल्स को देखना तो वो साइकोलॉजी और न्यूरो साइंस के अंदर आता है। किस टाइप के फंक्शन को एग्जामिन करते हैं, इमोशंस को, थॉट को, कॉग्निशन को, मोटिवेशन को, परसेप्शन को, इंटेलिजेंस को। ये सारे के सारे प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी के अंदर होते हैं और ये सारे प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी आपने पढ़ने हैं सेक्शन सी के अंदर। वो कौन कौन से हैं प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी अगर मैं आपको इस चैप्टर में ले जाऊँ तो लर्निंग है, मेटा कॉग्निशन है, मेमोरी है, परसेप्शन है, थिंकिंग है, इमोशंस है, मोटिवेशन है, इंटेलिजेंस है, पर्सनैलिटी होती है। ओके, तो ये सारा साइकोलॉजी और न्यूरो साइंस की वजह से होता है। इसके अलावा जो साइकोलॉजी हमें ये समझने में हेल्प देती है कि किस तरह बंदे की पर्सनैलिटी डेवलप होती है। वन सेकेंड, पर्सनैलिटी प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी के अंदर आ जाता होता है। ओके, तो सबसे दोस्त का पहला वाला पैराग्राफ है, इसके अंदर आपने बिहेवियर साइंस की डेफिनेशन को नोट करना है। इसके बाद जो सेकंड पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ की आप हेडिंग बना सकते हो रोल ऑफ साइकोलॉजी एंड द न्यूरो साइंस इन बिहेवियर साइंस। इसके अलावा जो रोल आ जाएगा वो होगा सोशियोलॉजी का, फिर हम पढ़ेंगे एंथ्रोपोलॉजी को। ओके, तो ये तो हो गया साइकोलॉजी और न्यूरो साइंस का। अब इसके बाद बारी है सोशियोलॉजी की। सोशियोलॉजी जो डिफाइन किया हुआ है सेक्शन डी के अंदर डिफाइन किया हुआ है। अगर आप सेक्शन डी की तरफ आओगे तो सेक्शन डी का नाम सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी है। तो सोशियोलॉजी की डेफिनेशन क्या होती है, जो सोशियोलॉजी है ये वर्ड निकला सोसाइटी से, माशरा से निकला है। तो द स्टडी ऑफ पैटर्न एंड सिस्टम ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन या ह्यूमन सोसाइटी की स्टडी को सोशियोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, ओके, यानी ह्यूमन का इंटरेक्शन होता है तो ह्यूमन के इंटरेक्शन होने से ही कोई ना कोई सोसाइटी बनती है और कम्युनिटी बनती है। पहले फैमिली बनती है, फिर फैमिली आपस में इंटरेक्ट करके सोसाइटी बनाती है और सोसाइटी आपस में दूसरे से इंटरेक्ट करने के बाद कम्युनिटी बना देती है। फिर इनके रोल को स्टडी करने को हम बोलते हैं सोशियोलॉजी। ओके, अब सोशियोलॉजी के पढ़ने का फ़ायदा ये होता है कि इससे डॉक्टर को ये हेल्प मिलती है कि जो सोसाइटी का या माशरे का किसी भी बीमारी के ऊपर या किसी भी सेहत के ऊपर क्या इफेक्ट नोट करता है। ओके, यानी पहली बात कि जो सोसाइटी होती है वो किस तरह से हेल्थ को इन्फ्लुएंस करती है और इस सोसाइटी में अगर कोई चेंज आना शुरू हो जाए तो हेल्थ में चेंज आ जाएगा, अगर हेल्थ में चेंज आ जाएगा तो डिजीज़ हो जाएगा। सो सोशियोलॉजी के अंदर आप फैमिली को, उनके जेंडर इशू को, सोशल क्लासेस को, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस को, हाउसिंग को, एम्प्लॉयमेंट को, सोशल सपोर्ट को, सोशल पॉलिसीज़ को स्टडी करते हो। और साफ बात है कि क्यों स्टडी करोगे, क्योंकि अगर वो सब चीज़ें नॉर्मल होगी तो हेल्थ होगी, अगर ये सब चीज़ें ख़राब हो जाएगी तो डिजीज़ आ जाएगा। तो ये वाली जो हेडिंग बनती है वो सोशियोलॉजी की बनती है। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका एंथ्रोपोलॉजी है। तो मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी
सोशियोलॉजी है, इसका भी एक अलग से चैप्टर है सेक्शन डी के अंदर। तो सेक्शन डी के अंदर आओगे तो उसका भी आपको चैप्टर मिल जाएगा सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी में। तो एंथ्रोपोलॉजी है द स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन बीइंग के ह्यूमन की एवोल्यूशनरी हिस्ट्री क्या है, जो तहजीब और सकाफत की स्टडी को हम एंथ्रोपोलॉजी बोलते हैं। इसके अंदर किसी की भी जो कल्चरल हिस्ट्री क्या होती है, रेशियल क्लासिफिकेशन क्या होती है कि इनको डिफरेंट रेस में डिवाइड किया हुआ, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है ह्यूमन रेस की, और फिर जियोग्राफिकल लोकेशन का ह्यूमन की हेल्थ के ऊपर और डिजीज़ के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है। जिस तरह कुछ डिजीज़ ऐसे होते हैं जो अफ्रीका में बहुत कॉमन होती है, एशिया में नहीं होती है, एशिया में जो कॉमन होते हैं वो अफ्रीका में नहीं होते। तो ये जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से हेल्थ और डिजीज़ के ऊपर डिफरेंट इम्पैक्ट आता है। तो इस सब की स्टडी को मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी के अंदर देखते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप डिफरेंट कल्चरल मेथड भी देखते हो जो किसी डिजीज़ को या हेल्थ के साथ डील करते हैं। ओके, जिसमें स्टिग्मा वाला फैक्टर भी आ जाएगा, कल्चरल फैक्टर भी आ जाएगा। ये सारे फैक्टर्स लिखे हुए सेक्शन डी के अंदर। जब आप सेक्शन डी के अंदर आओगे ना तो यहाँ पर ये लिखे हुए इन्फ्लुएंस ऑफ कल्चर ऑन द हेल्थ बीइंग कल्चरली सेंसिटिव क्लिनिकल असेसमेंट। तो ये सब चीज़ें आपको सेक्शन डी के अंदर मिल जाएगी। ओके, तो इस वाले पैराग्राफ को आप हेडिंग बना सकते हो मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, ठीक है, तो मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी के अंदर हो जाएगा। और आपको पता है कि कुछ डिजीज स्टिग्मेटाइज्ड होते हैं। स्टिग्मेटाइज का मतलब है कि कुछ बीमारियों के बारे में हम बुरी बुरी बातें करते हैं, बुरे बुरे कमेंट्स पास करते हैं, इनके हमारी सोसाइटी में इनको अच्छा नहीं समझा जाता। जिस तरह इनफर्टिलिटी होती है तो ऐसी औरतों को मनहूस कहा जाता है। ठीक हो गया, तो इसको बोलते हैं स्टिग्मेटाइजेशन या स्टिग्मा बोलते हैं। ठीक हो गया। अब बिहेवियर साइंस, एनाटमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री जो कि हमारी बेसिक हेल्थ साइंस है, उनके डिसिप्लिन में एक और चीज़ ऐड कर देती है। यानी अगर आप बिहेवियर साइंस को ऐड कर दो बेसिक हेल्थ साइंस में तो वो होलिस्टिक मेडिसिन को सपोर्ट करती है। अब हमने इसके बाद होलिस्टिक और ट्रेडिशनल मेडिसिन या एलोपैथिक मेडिसिन का फ़र्क देखना है। ओके, यानी जो एनाटमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री होती है हमारे स्ट्रक्चर को समझाती है, हमारे फंक्शन को समझाती है, हमारे बायोकेमिस्ट्री को समझाती है। लेकिन जो साइकोलॉजी होती है, न्यूरो साइंस होती है, वो फिजिशियन को बताती है माइंड के बारे में। और सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी होती है वो ह्यूमन स्पिरिट के एवोल्यूशन को, वो तमाम फैक्टर्स जो उसको इन्फ्लुएंस करते हैं उनको एक्सप्लेन करती है। और अगर आप साइकोलॉजी, न्यूरो साइंस, सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी को मिला लोगे तो बन जाएगा बिहेवियर साइंस। मानता हूँ कि बहुत ज़्यादा बोरिंग टॉपिक है लेकिन मजबूरी भी है। तो हम चैप्टर नंबर 1 को कंप्लीट कर लेंगे। अब एग्ज़ाम में फ़र्क आता है कि फ़र्क नहीं आता, एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि होलिस्टिक और ट्रेडिशनल मेडिसिन में क्या फ़र्क होता है। तो होलिस्टिक और ट्रेडिशनल मेडिसिन में क्या फ़र्क होता है मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है चीज़, या आप इन डिफरेंस को अपनी बुक के ऊपर लिख लेना कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल मेडिसिन एंड ट्रेडिशनल एलोपैथिक मेडिसिन और दूसरा होलिस्टिक मेडिसिन। पहले हम थोड़ा सा यहाँ से देख लेते हैं। जो होलिस्टिक मेडिसिन होती है वो थ्योरी ऑफ होलिज्म से इंस्पायर्ड होकर बनाई गई थी। अब उसमें ये कहा जाता है कि जो रियलिटी होती है, जो असल में हकीकत होती है, वो छोटे छोटे चीज़ों के ऊपर मुश्तमिल होती है। लेकिन अगर आप उन चीज़ों को मिला लोगे तो वो रियलिटी से भी बढ़ के कुछ और हो जाएगी। यानी नॉर्मली 1+1=2 होता है। 2 अगर रियलिटी को कर लोगे तो जो 1+1 है इसके छोटे छोटे पार्ट हैं। लेकिन असल में होता ये है कि जब 2 रियलिटी है और इसके छोटे छोटे पार्ट्स को लोगे, उनको मिला दोगे तो वो रियलिटी से भी ज़्यादा बन जाएगी। तो उसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ होलिज्म, यानी ये फिलसफा थ्योरी है। ठीक है, यानी छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं। नॉर्मली हम कहते हैं कि इनको मिला लोगे 1+1=2 होता है। लेकिन अगर 1+1 3 के बराबर हो जाए तो इसको साइनर्जिस्टिक बोलते हैं फार्माकोलॉजी में, या उसको बिहेवियर साइंस के अंदर होलिस्टिक मेडिसिन बोलते हैं। ओके, तो जो होलिस्टिक मेडिसिन है ये इंस्पायर्ड होती है थ्योरी ऑफ होलिज्म के अंदर। यानी एक छोटे छोटे पार्ट्स आपस में दूसरे से मिलकर हमारी पूरी बॉडी को मिला देते हैं। जिस तरह एक हदीस पाक थी कि अगर किसी मुसलमान के किसी एक पार्ट में अगर पेन होता है तो पूरा का पूरा जिस्म मुतासिर हो जाता है। ठीक है, तो होलिस्टिक मेडिसिन के अंदर जो होलिस्टिक मेडिसिन ये कहती थी कि हमारी बॉडी का छोटा मोटा पार्ट होता है, जो लिम्स होती हैं वो आपस में दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। एग्जाम्पल दे रहा हूँ लिम्स की, तो लेकिन वो डायनेमिक वे से लिंक्ड होते हैं आपस में। ठीक है, और इसके अलावा जो होलिस्टिक मेडिसिन है, होलिस्टिक मेडिसिन ये कहती है कि माइंड है, बॉडी है और स्पिरिट है, इन 3 चीज़ों को आपने याद रखना है। और आपको पता है कि आप नेट इस्तेमाल करते हो, MB इस्तेमाल करते हो, तो M से माइंड है, B से बॉडी है और S से स्पिरिट होता है। तो ये छोटे छोटे सब पार्ट्स हैं और इन दोनों को मिला के, बल्कि इन तीनों को मिला के ह्यूमन बॉडी बनना चाहिए था। और ह्यूमन बॉडी को सपोज नंबर 2 दे देते हैं, नंबर 3 दे देते हैं, 1+1=1, तो ये टोटल 4 हो जाएगा। ठीक है, ओके, यानी होलिस्टिक मेडिसिन ये कहती है कि माइंड है, बॉडी है और स्पिरिट है, ये आपस में मिलकर काम करती है और इन्हीं 3 चीज़ों को मिलाने की वजह से पर्सन बनता है। और जो इन 3 चीज़ों को मिलाने से जो चीज़ बनती है वो टोटल पर्सन से भी काफ़ी बढ़ के होती है। ठीक हो गया, यानी इन शॉर्ट जो होलिस्टिक मेडिसिन ये कहती थी कि अगर जो किसी को डिजीज़ होता है, डिजीज़, तो डिजीज़ में आपने उस डिजीज़ पार्ट को ठीक नहीं करना बल्कि उसकी मेंटल सिचुएशन को भी ठीक करना है। क्योंकि माइंड, बॉडी और स्पिरिट ये आपस में दूसरे से लिंक्ड होती है और इस स्पिरिट की एवोल्यूशन को वो तमाम फैक्टर्स उसको इन्फ्लुएंस कहते हैं और सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी डिटरमिन करती है। तो मैं आपको बता रहा था कि ट्रेडिशनल और एलोपैथिक, तो होलिस्टिक मेडिसिन तो आपको समझ आ जाएगी। जो ट्रेडिशनल एलोपैथिक मेडिसिन है, जो पुराने ज़माने में
यानी होलिस्टिक मेडिसिन के अंदर जो माइंड बॉडी और सेपरेट मिलकर काम करती है, लेकिन ट्रेडिशनल एलोपैथिक मेडिसिन में ये कहती है कि अगर किसी पार्ट को, यानी अगर किसी ह्यूमन बॉडी का पार्ट कोई अफेक्टेड है, फॉर एग्जांपल अगर लिम्स में मसला है तो सिर्फ लिम्स को ठीक करो और किसी चीज़ को ठीक ना करो, ठीक है। तो डिजीज़ पार्ट के ऊपर फोकस करना तो वो ट्रेडिशनल एलोपैथिक मेडिसिन है, जो किस मॉडल के ऊपर काम करती थी, बायोमेडिकल मॉडल, जबकि ये थ्योरी ऑफ होलिज्म के ऊपर डिपेंडेंट थी, ठीक है। अब बायोमेडिकल मॉडल क्या होता है मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ी सी देर बस। लेकिन होलिस्टिक मेडिसिन में हम ये कहते थे कि किसी भी बंदे को अगर ठीक करना है तो उसके डिजीज़ पार्ट के अलावा पूरी बॉडी को ओवरऑल ठीक कर देना है, ठीक है। तो इसकी मेंटल हेल्थ को भी ठीक करना है, फिजिकल हेल्थ को भी ठीक करना है। जो होलिस्टिक मेडिसिन के अंदर जब हम इसको स्टडी करते हैं तो कुछ डेफिनेशंस आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल पर्सन की डेफिनेशन क्या होती है, ऐसा ह्यूमन बीइंग जिसमें माइंड बॉडी स्पिरिट मिलकर काम करते हैं, इंटीग्रेटेड होते हैं, मिलकर काम करते हैं, डायनामिक बैलेंस के अंदर होते हैं, तो उसको बोलते हैं पर्सन। इन्वायरमेंट क्या होता है, वो तमाम एक्सटर्नल फोर्सेस जो हमारे हेल्थ और डिजीज़ के एक्सपीरियंस को इन्फ्लुएंस करती है। अब इन्वायरमेंट के अंदर हमारी फैमिली मेम्बर्स भी आ सकते हैं, कम्युनिटी भी आ सकता है, कल्चर भी आ सकता है, सोशियो इकोनॉमिक रिसोर्सेज भी आ सकते हैं, या हेल्थ केयर का एक्सेस क्या है, या हेल्थ केयर की क्वालिटी क्या है, अच्छी क्वालिटी है या बुरी क्वालिटी है। ये एक्सटर्नल फैक्टर हमारे एटीट्यूड को शेप करते हैं और हमारे हेल्थ के बिलीफ को भी कंट्रोल करते हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है हेल्थ। जो हेल्थ की डेफिनेशन असल में एक्सप्लेन की गई है सेक्शन ई के अंदर, जिसके अंदर ये बताया कि अगर हम WHO की डेफिनेशन को फॉलो करते हैं तो WHO हेल्थ को कुछ इस तरह से डिफाइन करता है, एक मिनट बस। WHO कहता है कि द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट द मेयर एब्सेंस ऑफ डिजीज। तो उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, हेल्थ बोलते हैं। तो फिजिकल मेंटल और सोशल हेल्थ होना, और ये ना कहना कि मुझे इसको बीमारी नहीं है तो ये सेहतमंद है, ऐसा नहीं है, बल्कि उसका फिजिकल मेंटल और सोशल वेलबींग होना चाहिए। फिजिशियन वो बंदा जो किसी हेल्थ को सपोर्ट करता है, ओके, ठीक है, तो उसको बोलते हैं फिजिशियन। हालांकि यहाँ पे लिखा है कि जो बंदा किसी डिजीज़ को ट्रीट ना करे बल्कि वो हेल्थ को सपोर्ट भी करे तब इसको फिजिशियन बोलेंगे। जो होलिस्टिक मेडिसिन के प्रैक्टिशनर होते हैं वो ये बिलीव करते हैं कि जो हेल्थ होती है वो पर्सन की और इन्वायरमेंट की और फिजिशियन की इंटरेक्शन की वजह से सही हो सकती है, ठीक है। यानी पर्सन अकेले नहीं बल्कि इसके इन्वायरमेंट के साथ अच्छा इंटरेक्शन होना चाहिए या फिजिशियन के साथ अच्छी कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, तभी हेल्थ हो जाती है। अब होलिस्टिक मेडिसिन ये भी डिमांड करती है कि जो फिजिशियन है जो कि हेल्थ को सपोर्ट करता है ना कि डिजीज़ को ट्रीट करता है, तो वो उसके पास क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, बिलीफ इन द पोटेंशियल ऑफ हीलिंग एक्ट, कैपेसिटी टू लिसन एंड एम्पैथाइज। अब इन सब को नेक्स्ट चैप्टर में एक्सप्लेन किया गया है, ओके। यानी वो ये बिलीव करता हो कि हीलिंग हो सकती है किसी की काउंसलिंग करके, या उसकी बात सुनता हो, उसकी एम्पैथी करता हो। एम्पैथी और सिंपैथी में बड़ा फ़र्क आता है बिहेवियर साइंस के अंदर। बस एम्पैथी यह है कि मैं सॉरी हूँ, बस मुझे बहुत अफसोस हुआ, जबकि एम्पैथी में कहती है कि मैं समझ सकता हूँ आपका दुख, ठीक है। तो रिस्पेक्ट फॉर डिग्निटी, उसकी डिग्निटी का ख्याल रखना है, ओके। टॉलरेंस फॉर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, कि अगर उसका ओपिनियन डिफरेंट है तो सब्र तहम्मुल का बंदोबस्त करना है, ठीक है। जेंटल स्पिरिट होनी चाहिए और क्रिएटिव थिंकिंग को मिलाना चाहिए स्पेसिफिक थॉट के साथ, और कभी भी हार नहीं माननी, गिव अप नहीं करना। और ये तमाम मेडिकल स्टूडेंट के लिए कि हमें कभी भी गिव अप नहीं करना, क्योंकि हर मुश्किल के बाद, एक मुश्किल के बाद 1000 आसानियाँ आती है। तो हमारा चैप्टर नंबर 1 ख़त्म हो गया। सिर्फ ये डिफरेंस रह गया है ट्रेडिशनल और होलिस्टिक मेडिसिन में और बायोमेडिकल मॉडल। तो इनको ये तस्वीर ले लेना और बेशक इनको लिख लेना अपनी किताब के ऊपर। तो ट्रेडिशनल एलोपैथिक और होलिस्टिक, जो होलिस्टिक मेडिसिन होती है ये थ्योरी ऑफ होलिज्म के ऊपर बिलीव करती है, जबकि ट्रेडिशनल एलोपैथिक मेडिसिन थ्योरी ऑफ सेपरेटेड एंटिटीज़ के ऊपर डिपेंडेंट होती है। होलिस्टिक मेडिसिन डिनाई करती है सेपरेशन ऑफ माइंड बॉडी सेपरेट, लेकिन ट्रेडिशनल एलोपैथिक जो मेडिसिन होती है वो कहती है कि माइंड और बॉडी अलग अलग काम करती है। जो होलिस्टिक मेडिसिन होती है ये पूरे बंदे की एज अ होल हेल्थ को मेंटेन करवाती है, लेकिन जो एलोपैथिक मेडिसिन है ये सिर्फ डिजीज़ पार्ट के लिए फोकस होती है, ओके। जो ट्रेडिशनल मोडालिटीज़ होती है वो कौन सी है, मेडिसिन है, वैक्सीन है, सर्जिकल प्रोसीजर है। जबकि यहाँ पे जो ट्रेडिशनल मोडालिटीज़ होती है वो बायोलॉजिकल या बायोसाइकोसोशल मॉडल होता है, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ पे जो मेथड ऑफ ट्रीटमेंट होता है वो फार्माकोलॉजिकल होता है, यानी इस केस में आप दवाइयाँ दोगे, जबकि इस केस में उसकी काउंसलिंग करोगे, उसकी पूरी बात सुनोगे, ठीक है, और उसके वो तमाम फैक्टर्स को देखोगे जो उसकी हेल्थ को, डिजीज़ को डिटरमिन करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। ट्रेडिशनल एलोपैथिक में जो कम्युनिकेशन स्किल इंपॉर्टेंट होती है लेकिन एम्फेसाइज नहीं होती, लेकिन इस पर ज़्यादा स्ट्रेस कम्युनिकेशन स्किल्स के पे होता है। और कम्युनिकेशन स्किल्स में यहाँ पे होगी अटेंडिंग एंड लिसनिंग है, एक्टिव लिसनिंग है, वर्बल टेक्निक्स है, ओके। फिर वर्बल टेक्निक्स में भी क्वेश्चंस आ जाएंगे, फनेलिंग है, पैराफ्रेजिंग है, सिलेक्टिव रिफ्लेक्शन है, एम्पैथी बिल्डिंग है, चेकिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग है। ये सारा मैं एक्सप्लेन करूँगा, बस थोड़ा सा सब्र, ओके। फिर जो ट्रेडिशनल एलोपैथिक मेडिसिन में डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप को लेस रिगार्डेड रखा जाता है, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं दिया जाता। इन शॉर्ट में बता दो कि बिहेवियर साइंस के अंदर आपने होलिस्टिक पढ़नी है, और जो वार्ड्स के अंदर आपको पढ़ाई जाती है कि इस डिजीज़ को इस तरह से ठीक करना है, तो वो ट्रेडिशनल एलोपैथिक होती है।
यानी जो होलिस्टिक मेडिसिन में डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट होता है। अब डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप सेक्शन बी के अंदर एक्सप्लेन किया गया है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ ताकि साथ साथ आपको रेफरेंस मिलता रहे कि चीज़ हमने पढ़नी है। ओके, तो ये साइकोलॉजिकल रिएक्शन है, ये डॉक्टर पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ये डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप है। इसमें भी वर्टिकल मॉडल होता है, टीचर स्टूडेंट मॉडल होता है और एक हॉरिजॉन्टल मॉडल होता है जिसको म्यूचुअल पार्टिसिपेशन कहते हैं। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे लिखा है कि जो प्रिंसिपल ऑफ होलिस्टिक मेडिसिन होती है ये डिमांड करती है द नॉलेज ऑफ बिहेवियर साइंस, जबकि ये जो हमारी बेसिक साइंस होती है एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, उनके ऊपर डिपेंडेंट होती है। अब आपको बताया था कि जो ट्रेडिशनल एलोपैथिक मेडिसिन थी वो बायोमेडिकल मॉडल के ऊपर थी, जबकि होलिस्टिक मेडिसिन थ्योरी ऑफ होलिज्म के ऊपर थी। अब इसके यानी जो बायोमेडिकल मॉडल के मुताबिक जो किसी भी डिजीज़ का ट्रीटमेंट होता है वो वैक्सीनेशन होती है, सर्जरी होती है, दवाइयाँ दे दो, कीमोथेरापी कर लो या रेडियोथेरापी कर लो। ओके, ये किसी भी बॉडी की फिजिकल स्टेट को चेंज कर देती है। ओके, और जो हेल्थ और इलनेस होती है क्वालिटेटिवली डिफरेंट होती है। ओके, माइंड और बॉडी एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली काम करती है, यानी ये सारा एलोपैथिक मेडिसिन को एक्सप्लेन करता होता है। और जो बायोमेडिकल मॉडल होता है वो इस बात पे फोकस करता है कि जो पार्ट डिजीज़ है उसको ठीक करो, और हमारा जो बॉडी और माइंड अलग अलग काम करता है। ठीक है, तो ये बिलीव करता है सेपरेशन ऑफ बॉडी एंड माइंड। हमने तकरीबन पहला चैप्टर पढ़ लिया है, तकरीबन एक सफ़े का था। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।